हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल ओपन बुक एकेडमी में। और आज हम यहाँ आए हैं एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने के लिए जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इवन जब मैं क्लास 8th में हुआ करता था तब मेरे लिए भी ये चैप्टर उतना ही टफ और उतना ही खतरनाक लगता था जितना अभी आप लोग को लगता है। हालांकि इस चैप्टर में है कुछ भी नहीं, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर में पूरा समझ में आएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, कुछ टर्म प्रॉब्लम करते हैं बट हाँ, ये बिलीव करिए आज हम इस चैप्टर में सब कुछ समझने वाले हैं और इसके क्वेश्चनों को भी बहुत स्मूथली तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर को परेशान होके पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चैप्टर को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट आएगा कैसे? आएगा हमारी क्लास से। सिखाऊंगा आपको एक एक चीजें, ठीक है। बट आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपको पूरा समझना है, एक एक चीज बताऊंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करें? नहीं, उसका छोटा सा भाई सिंपल इंटरेस्ट। पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब मैथ में कहाँ काम आता है? हाँ, सब समझाता हूं। ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, क्लास 8th का पार्ट है। और यूज कहां पर होता है? आपकी बैंक में। जब आप पैसे काउंट करते हो, इंटरेस्ट काउंट करते हो, जब बैंक आपको पैसा देती है, जब बैंक आपसे पैसा लेती है, और उस टाइम पीरियड में आपको इंटरेस्ट, दैट मीन SI और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पर हम इस चीज को यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं, स्टार्टिंग से एक चीज समझते हैं, ठीक है। क्या होता है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सपोज दैट आपको घर लेना है। अब आपको घर लेने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत है। अब उतना बड़ा अमाउंट तो आपके पास नहीं होगा ना, तो उतने बड़े अमाउंट के लिए आप क्या करोगे? आप बैंक से कर्ज लोगे, ठीक है भाई। अब बैंक के पास गए, डॉक्यूमेंट्स दिए, अब बैंक ने आपको क्या करा? एक मोटा सा पैसा उठा के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपीस दे दिया, ठीक है। अब आपने बैंक से बोला कि भाई मैं आपको 2 साल के बाद पैसा रिटर्न कर दूंगा 20 लाख। बैंक ने बोला ओके, ठीक है। आपने 2 साल के बाद बैंक को पैसा दे भी दिया। क्या बैंक वाला उतने 20 लाख रुपए ले लेगा आपसे? हाँ, लेना तो पड़ेगा ना, बट कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए। क्यों भाई? जितने हमने लिए थे उतने तो दे दिए ना। बट तो इसमें बैंक का क्या प्रॉफिट? फिर बैंक ने आपको 1 साल के लिए पैसा क्यों दिया? कुछ तो उसमें प्रॉफिट चाहिए होगा ना बैंक को। तो बैंक क्या करती है? बैंक कहती है आप मेरे से पैसा लो, बट उसके बिहाफ पर आप मुझे कुछ मनी एक्स्ट्रा दो। अब कुछ मनी कैसे? क्या 100 रुपीज ले लो, 200 रुपीज ले लो, 400, 500 रुपीज ले लो? अरे नहीं, 200, 500, 400 रुपीज नहीं डिपेंड करता है। डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम लगता है। अब ये क्या होता है? ये भारी भरकम से शब्द कौन से आ गए? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब किस रेट से आप परसेंटेज, किस रेट से आप इंटरेस्ट ले रहे हो। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए बैंक से ले लिया और 1 साल के लिए ले लिया। तो 1 लाख रुपए पर 1 साल के लिए आपने लिया, तो टाइम पीरियड आपका 1 साल हो गया। आपने बैंक से पैसा लिया कितना? 1 लाख रुपए। ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जितना पैसा आप लेते हो, जितना पैसा आपने लिया। 1 लाख रुपए आपने बैंक से लिया और उस पर आप सपोज दैट 20%, 10%, 50% आप कुछ भी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के दे रहे हो, ठीक है। 1 साल के लिए आपने लिया, तो जब आप बैंक को 1 साल बाद पैसा वापस करोगे, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया था, सपोज दैट 1 लाख रुपए, और उस पर जो भी आपने इंटरेस्ट रेट लगाया हो, मान लो सब कुछ जो भी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया हो, 25,000 रुपए एक्स्ट्रा और देने पड़ रहे हैं। तो 1 लाख रुपए आप बैंक को वो वापस कर रहे हो जो आपने बैंक से लिए थे, और 25,000 रुपए आप उसको वापस कर रहे हो एज ए इंटरेस्ट। 1 साल तक बैंक का पैसा आपके पास था, तो बैंक का क्या प्रॉफिट हुआ? बैंक का इतना प्रॉफिट हुआ कि 1,25,000 रुपए, दैट मीन 1,25,000 रुपीज बैंक को वापस मिले। तो 25,000 जो रुपीज बैंक को वापस मिले, यही बैंक का प्रॉफिट हो गया। इसी प्रॉफिट की वजह से बैंक आपको लोन देती है, ठीक है। अब क्या करते हो आप? एक बैंक से तो आपने पैसा ले लिया, ठीक है, ये तो कहानी आपको समझ में आई। उसके रेफरेंस में आपने बैंक में कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, वो आपका हो गया इंटरेस्ट, और जो कि लग गया आपका पर एनम 1 साल के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया SI अमाउंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब बैंक आपको क्यों देती है इसका पैसा? सपोज दैट आपके पास लॉटरी लग गई आपकी,
ठीक है। आपकी लॉटरी लग गई 5 लाख रुपीज की। अब आपने सोचा यार 5 लाख रुपीज की क्या कार लेने, नहीं, कार में पैसा लगाना ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस पैसे को उठा के बैंक में जमा कर देते हैं। अब बैंक को आपने 5 साल के लिए पैसा दे दिया, दैट मीन आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आपने एफडी कर दी उसके अंदर। अब बैंक को आपने एफडी कर दी, और बैंक ने बोला आप 5 साल की एफडी कर दो। ठीक है, आपने बोला ठीक है हम 5 साल की एफडी कर देते हैं। एफडी में क्या होता है, आप पैसे को निकाल नहीं सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से। मतलब अगर 5 साल की आपने एफडी करी है तो 5 साल तक आप वो पैसा टच नहीं कर सकते हो। अगर टच कर लिया तो, अरे टच कर लिया तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला था उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब हाँ मिलेंगे, बट थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आपने बैंक में एफडी करी और आपने 5 लाख रुपीज अपने वहां पर सबमिट कर दी 5 साल के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जो पैसा बैंक आपसे एज ए इंटरेस्ट ले रही थी, ठीक है, वो अब बैंक आपको एज ए इंटरेस्ट देगी। सपोज दैट आपका 5 साल के लिए आपने दिया है, तो आपका एक साल में 25,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट आया, दूसरे साल में भी 25 आ गया, तीसरे साल में भी 25 आ गया। ऐसे करते 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 हो सकता है 5 साल बाद जब आप लेने जाओ ना, तो आपका 2.5 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट का बन गया, और 5 लाख तो पहले वाले। तो मतलब 5 साल बाद अगर आप बैंक से पैसा वापस ले रहे हो तो आपको 5 लाख नहीं मिल रहे हैं, आपको 5 साल का इंटरेस्ट कंबाइंड होकर के 2.5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब 5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट और 2.5 लाख इंटरेस्ट, तो टोटल हो गया आपके पास 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए। ठीक है, 7,50,000। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई सिंपल इंटरेस्ट की। आप बैंक से लेते हो तो आप बैंक को एज ए इंटरेस्ट देते हो, और अगर बैंक आपका पैसा लेती है तो आप बैंक से आप पैसा लेते हो एज ए इंटरेस्ट फॉर्म में। बैंक आपके पैसे को करती है अपने पास बैंक ने पैसा रखा, ठीक है, और फिर वो आपको इंटरेस्ट भी दे रही है, तो इसमें बैंक का क्या फायदा। देखिए बैंक का क्या फायदा है, बैंक आपको जो इंटरेस्ट देगी, सपोज आपने 5 साल के लिए पैसा बैंक के पास रख दिया, 5 साल के लिए आपने बैंक के पास रख दिया, बैंक आपको रेट दे रही है 7% के हिसाब से। ठीक है, मतलब 5 साल तक आपका पैसा बैंक के पास रखा रहेगा, तो बैंक आपको पैसा देगी 5 लाख रुपये, 5% के हिसाब से बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। अब आपके पैसे को बैंक ने लिया और 5 अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया। ठीक, क्योंकि उसके पास भी तो लोग जाएंगे ना पैसा लेने, उसके पास भी लोग पैसा लेने गए। जैसे आप पहली बार में गए थे, लोग उसके पास पैसा लेने पहुंचे, तो उसने लोगों को वो 1-1 लाख रुपए 5 लोगों को बांट दिए जो आपसे उसने पैसा लिया था। अब उन लोगों को उसने दिया 12% के रेट पर एक आदमी को। तो ऐसे आप उसके पास 5 आदमी थे, मतलब उसको 60% का कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपको पूरे 5 लाख का कितना दे रहा है, सिर्फ 5%। तो अब देखो ना, बैंक आपके ही पैसे से जो पैसा निकाल रही है वो 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रही है 5 अलग अलग लोगों में। ठीक है, और आपको उसने पूरे पैसे, पूरे 5 लाख रुपए का 5% दिया है। दैट मीन इन दोनों के अगर आप डिफरेंस देखो तो 55% का डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। बस बैंक का यही तो फायदा है, बस बैंक का यही तो फायदा है। आप बैंक से इंटरेस्ट ले रहे हो 5% का, बैंक आपके ही पैसे को लेकर के अलग अलग लोगों में बांट रही है और उनसे पर एनम का इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ एसआई का सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको एसआई समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार एज अ फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड। मैंने बताया ना, जो प्रिंसिपल आप लेते हो वो प्रिंसिपल तो आप देते ही देते हो, और उसके साथ में कुछ पैसा और देते हो, वही तो आपका इंटरेस्ट होता है। बचपन में याद होगा ना, जब पड़ोस की आंटी आपसे कुछ सामान मंगाती थी 10 रुपए का, ये छोटू हमारी मैगी ला दोगे? हाँ ला देंगे। अब छोटू मैगी लिए चले आ रहे हैं, किस वजह से? आंटी 2 रुपया एक्स्ट्रा देंगी, तो 2 रुपया छोटू का इंटरेस्ट है। नहीं समझे? 10 की मैगी 2 छोटू के, मतलब मैगी कितने की पड़ी? 12 की। अब आंटी का क्या फायदा, घर बैठे बैठे डिलीवरी बॉय घर तक दे गया 2 रुपए में। ठीक है, तो वैसे ही हमें करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड और अर्न्ड ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट पर ही एक्स्ट्रा मनी मिलता है एट अ फिक्स्ड रेट, किसी फिक्स्ड रेट से 5%, 10%, 9%, 8%। ठीक है, किसी एक फिक्स्ड प्राइस से। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर
टाइम के लिए, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। 1 साल का इंटरेस्ट जितना आ रहा है, अगर 5 साल के लिए पैसा डाला है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 साल का इंटरेस्ट अगर सपोज आपको 5,000 मिला तो 5 साल का कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कि पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर रेट और पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे लगता है, सिंपल इंटरेस्ट तक तो ठीक है। बट बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चलिए बताते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, समझ में एक एक चीज आने वाली है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज दैट थोड़ी सी कहानी गंभीर होने वाली है बट समझ में जरूर आएगा, ठीक है। सपोज दैट आपने 50 रुपए बैंक से लिए, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, एज ए इंटरेस्ट जो भी परसेंटेज कैलकुलेट किया हो, ठीक है, और उस पर 50 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है। तो 1 साल का जो प्रिंसिपल था वो आपका था 500 रुपए, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। और इस पर जो इंटरेस्ट लग गया SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल के लिए चल रहा है, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए प्रिंसिपल था 500 रुपए, इस पर जो एक्स्ट्रा पैसा लग गया वो लग गया एज अ परसेंटेज, जो लगा होगा, जो भी परसेंटेज उन्होंने लगाया हो, 50 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज इसका इंटरेस्ट लग गया। तो 1 साल में टोटल बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा, 550 रुपीज बैंक को 1 साल में देना पड़ेगा। फिर अगले साल फिर 50 रुपीज बढ़ जाएंगे, फिर अगले साल 50 रुपीज बढ़ जाएंगे, ये 50 रुपीज बढ़ता रहेगा। मतलब हर बार जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इसी 500 रुपए पर लग रहा है, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ठीक है, कि पहली बार में हमारा 500 रुपए, ठीक है, पहली बार में हमारे 500 रुपीज प्रिंसिपल था और इस पर 50 रुपीज आपका इंटरेस्ट लग गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो अब दोनों जुड़ गए, कितने हो गए, 550 रुपीज। अब जब ये अगली साल में एंटर करेंगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, जब अगले साल में एंटर हो रहे थे तब भी जो इंटरेस्ट रेट लग रहा था वो 500 पर ही लग रहा था, जो पहले वाला प्रिंसिपल अमाउंट था। बट अब क्या होगा, इस बार प्रिंसिपल अमाउंट और इस साल का जो SI है, प्रिंसिपल और SI दोनों कंबाइंड होके अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएंगे। बात आप समझ रहे हो। तो अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो रेट लगेगा वो 500 पर नहीं लगेगा, अब वो लगेगा 550 पर। चलो भाई, अब सेकेंड ईयर के लिए हमने क्या करा, 550 पर रेट लगा दिया। तो अब इसका इंटरेस्ट मान लो कुछ और बन गया होगा, इसका इंटरेस्ट मान लो आपके पास 70 रुपीज बन गया। तो जब थर्ड ईयर के अंदर आप एंटर करोगे तो 550 पे आपका इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। अब ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल था और सेकेंड ईयर के जब प्रिंसिपल को प्रॉपर कैलकुलेट करो तो ये इंटरेस्ट आ गया। अब जब आप थर्ड ईयर में एंटर करोगे तो 550 प्लस 70, अब आपका कितना हो गया, 5 बार 2, अब आपका प्रिंसिपल 620 बन गया। मतलब तीसरे साल के लिए आपको 620 रुपए पर अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आप सब कुछ करिए बट कंपाउंड इंटरेस्ट के झंझट में मत पड़िए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो, ठीक है, जो पहले साल का प्रिंसिपल था उस पर कुछ सिंपल इंटरेस्ट लगा, ठीक है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ गए, तो जो अगले साल का प्रिंसिपल होगा वो इन दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट आएगा वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर उस प्रिंसिपल पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा, तो जो इंटरेस्ट होगा और जो प्रिंसिपल होगा दोनों को जोड़ देंगे तो फिर वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। और ऐसे सपोज दैट आपने 10 साल के लिए लोन ले लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले लिया, तो आपको 4-5 टाइम आपको पैसे वापस रिटर्न कर पड़ते हैं। सपोज दैट आपने 1 लाख 2 लाख रुपए आपने लिया तो आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए वापस करने पड़ सकते हैं। तो लोगों के घर बिक जाते हैं पूरे पूरे, अगर उन्होंने CI पर होकर उन्होंने लोन लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी से पैसा CI पर ले रहे हो कभी मत लेना, ठीक है। CI बहुत खतरनाक चीज है, अगर आता है तो रातों रात आपको अमीर बनाएगा और अगर जाता है तो लोगों के घर तक बिक जाएंगे, ठीक है। तो CI बहुत खतरनाक चीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इस पर जो इंटरेस्ट लगता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो जहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आइए एक बार डेफिनेशन से भी रीड कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट है कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल
जो कि किस पर कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज ऑन द प्रीवियस एडेड इंटरेस्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ऑन द प्रीवियसली एडेड इंटरेस्ट ओवर टाइम। ठीक है, जो पहले साल का प्रिंसिपल होता है और उस पर जो इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है उस पर हमारा लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बात एक बार आप फिर से समझ लो। पहले साल का प्रिंसिपल हमारा था 50 रुपीज, इस पर SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट लग गया आपका 10 रुपीज, तो टोटल पहले साल के लास्ट में आपके पास अमाउंट आया 60 रुपीज का। या आप पहले साल के लिए कहानी कर रहे हो सारी। अब आप जब सेकेंड ईयर में एंटर करोगे तो सेकेंड ईयर में अब आपके पास प्रिंसिपल 50 रुपीज नहीं होगा, अब आपके पास प्रिंसिपल बन गया 60 रुपीज। अब 60 रुपीज पे फिर आपका परसेंटेज लग जाएगा, मान लो 20 रुपीज लग गया, तो अब आपके पास अमाउंट हो गया 2 साल के लास्ट में 80 रुपीज। जब आप थर्ड ईयर में एंटर करोगे तब आपका प्रिंसिपल 80 रुपीज बन गया, अब फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो आप देख लो ना, 50 रुपए से 60, फिर 60 से 80, 80 से ऐसे आप मल्टीपल तरीके से बढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को कंबाइन करके नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बना देते हैं। फिर इस पर वो सारे काम होते हैं जो हम एक CI को फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा, ये इंटरेस्ट के बड़े भैया हैं। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट के बड़े भैया हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट लेता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस अमाउंट दोनों को कंबाइन कर दो, अगले साल का प्रिंसिपल, फिर उस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कंबाइन होगा, फिर वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंबाइंड होकर नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द ऑन द प्रीवियसली एडेड इंटरेस्ट ओवर टाइम। ठीक है, अब समझते हैं कुछ इसके रिलेटेड टर्म है, जैसे SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल एक्सेस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P को क्या बोल सकते हैं आप, प्रिंसिपल। R को क्या बोल सकते हैं आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको आप शो करते हो हमेशा परसेंटेज से। दैट मीन जहां पर भी परसेंटेज का सिंबल लगा होगा वहां पर आप समझ जाओगे ये क्या है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात समझ पाई। अब हम आते हैं T फॉर टाइम। ठीक है, SI में T का मतलब हो जाता है टाइम। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, P पता है आपको, R पता है, T पता है, अपॉन 100 कर दिया, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा SI। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। सपोज दैट हमारे पास P की वैल्यू दी गई है 500 रुपीज। ठीक है, और R हमारा दिया गया है 10% और टाइम हमारा दिया गया है 1 ईयर। ठीक है, हमें पता करना है SI कि अगर हम बैंक को 500 रुपए दे देते हैं 10% के रेट पर और 1 साल के लिए देते हैं तो बैंक हमें ऐसा इंटरेस्ट कितना पैसा वापस करेगी। ठीक है, चलिए P इंटू R इंटू T मतलब 500 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 5 50। ये 50 रुपीज खाली हमारा SI आया है। SI मतलब 500 रुपए तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे, 500 रुपए तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट 50 रुपए उस पर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको टोटल 1 साल के लास्ट में बैंक आपको कितना पैसा देगी, 550 रुपीज। बात समझ में आई। बट अगर आप इसी चीज को हम CI में कन्वर्ट कर दें तो अब दूसरे साल में फिर जा रहे हो ना, दूसरे साल में एंटर कर रहे हो, तो मान लो आपने ये 3 साल के लिए दे दिया, तो जो दूसरे साल में आप जाओगे ना, दूसरे साल में, तो दूसरे साल में आपको जो 550 रुपीज बना है ना, ये आपका दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। और फिर इस पे लगा देना 10% का रेट, फिर 1 साल का टाइम दे देना। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंडली तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस P। इतना छोटू सा फॉर्मूला, इतना छोटू सा, हाँ छोटू सा फॉर्मूला, बट A निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए बताते हैं कैसे। CI इज इक्वल टू A माइनस P है। अब A क्या होता है, A मतलब अमाउंट, और P बोले तो
पी बोले तो प्रिंसिपल। स्कूल वाला, अरे नहीं, पैसे वाला, ठीक है, स्कूल वाला नहीं, पैसे वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो CI इज इक्वल टू A माइनस P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट क्या है? आपके पर्टिकुलर जो आपने बैंक से पैसा लिया या बैंक को आपने पैसा दिया, उस पर जो आपका इंटरेस्ट लग जाता है, तो आपका लिया या दिया हुआ पैसा प्लस इंटरेस्ट दोनों का आप जोड़ देते हो तो आपका बनता है अमाउंट। मतलब अमाउंट के अंदर दो चीजें होती हैं, इंटरेस्ट का पैसा भी होता है और प्रिंसिपल का पैसा भी होता है। प्रिंसिपल वो होता है जो आपके द्वारा दिया या लिया जाता है। आपने यहां पर अभी एक क्वेश्चन किया, 500 आपने बैंक को दिया, उसने आपको 550 रुपीज दिए, तो 500 प्लस इंटरेस्ट के 50 रुपीज, तो 500 हो गया आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट हो गया 50 रुपीज। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, मतलब 550 रुपीज आपका अमाउंट था और फी मतलब 500 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI आपका 50 रुपीज था, ठीक है। तो अमाउंट आपका क्या होता है? जब आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हो तो आपका अमाउंट बनता है। और प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, सपोज इट आपको एक बैंक ने प्रिंसिपल अमाउंट आपका था कितना, 5000 रुपए, और बैंक आपको वापस कर रही है जो भी इंटरेस्ट रेट उसने लगाया हो, जैसे भी उसने लगाया वो आपको 7000 रुपए वापस कर रही है। तो इस 7000 में आपका प्रिंसिपल तो जुड़ा ही है और इंटरेस्ट भी जुड़ा है। तो आपको पता करना है कितना इंटरेस्ट मुझे मिला। तो आपने दिए तो बैंक को 5000 रुपए थे, तो जो आपने बैंक को दिया वो हो गया प्रिंसिपल, जो बैंक ने आपको वापस किया वो हो गया अमाउंट। अब अमाउंट से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो अमाउंट से प्रिंसिपल अगर आप माइनस करते हो तो 7000 माइनस 5000 आपके पास आ गया 2000। यही तो आपका CI था, यही तो आपका CI था। बट प्रिंसिपल में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं, जो पैसा आपका है या जो पैसा बैंक से आप ले रहे हो वही तो प्रिंसिपल है। प्रॉब्लम आती है आपके पास अमाउंट में, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए अमाउंट को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अमाउंट कैसे पता करते हैं? अमाउंट का फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले से अमाउंट निकालोगे और फिर अमाउंट को आप CI के फॉर्मूले में रखोगे। तो अमाउंट सपोज अगर आपको इस फॉर्मूले से पता चल गया, आपने अमाउंट के प्लेस पर अमाउंट को पुट कर दिया, ठीक है, और प्रिंसिपल तो आपको पता ही था, तो आपने प्रिंसिपल की जगह पर जो वैल्यू थी वो आपने पुट कर दी, तो टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल को आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया CI। आइए डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना यार, सब सिखाऊंगा, ठीक है, सब सिखाऊंगा। इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब यहां पर A क्या चीज है? ये जैसा मैंने आपको बताया A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है जो पैसा आप लेते या देते हो, 1 तो छोड़ ही दे, ठीक है, फॉर्मूले का पार्ट है। R आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि परसेंटेज में आता है, और n आपका टाइम है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, आप इसको लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप बहुत काम आने वाली है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम पूरा आज करके जाने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है? इतना तो आप समझ गए। इसमें प्रॉब्लम आती है जब आप कंपाउंड फाइंड करते हो तो ये दो टर्म आपको थोड़ा सा रुला देते हैं। कौन सी? रेट ऑफ इंटरेस्ट और n। कभी कभी पे बोलता है हाफ ईयरली, कंपाउंड एनुअली लगता है, तो जैसा दिया गया वैसे ही कॉपी पेस्ट मारो, जो भी दिया गया मतलब जो n की वैल्यू है, जो r की वैल्यू है वैसी की वैसी रखो और आप पुट कर दो फॉर्मूले में, जगह से आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। बट कंपाउंड हाफ ईयरली लग गया, ठीक है, मंथली लग गया, क्वार्टरली लग गया, तब आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए आगे हम समझने वाले हैं इसको भी, ठीक है। तो हम अब चलते हैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन मीन इसके टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो जो हम आ गए हैं अपनी हैंडमेड स्लाइड को अपडेट करके, ठीक है, और इसमें हम करने वाले हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि कंपाउंड एनुअली में फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं, हाफ ईयरली में कैसे पुट करते हैं, ठीक है, और क्वार्टरली एंड मंथली में कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो बस पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट की जो जान होती है ना, पूरी जान इसी टेबल में है, ठीक है। अगर ये टेबल तुमको समझ में आ गई ना, तो क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का तुमसे बढ़िया स्टूडेंट कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। बस तुम्हें टेबल पे थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। बेहतरीन सीखिए, मोहब्बत से पूरी पूरी टेबल हटा के जाऊंगा आज, ठीक है।
चलिए अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कंपाउंड या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एक ही बात है। अगर यहाँ पे एनुअली कंपाउंड लग रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, टाइम क्या होगा। ठीक है, अगर एनुअली काम कर रही कोई चीज, ठीक है, एनुअल मतलब पूरे साल के एक साथ काम कर रही है, पूरे एक साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है सेम लगा दो और जो एन दिया है सेम लगा दो। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना। कंपाउंड एनुअल दिया है, कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर दो। जो आपको इंटरेस्ट दिया गया है उठा के रख दो फॉर्मूले में, जो आपको एन दिया गया है उठा के रख दो फॉर्मूले में। ठीक है, झंझट पता है कहां पर है, थोड़ी सी मगजमारी पता है कहां पर है, इन तीनों में। बट क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें बहुत फ्री फील होगा। ठीक है, तुम्हें इन क्वेश्चन को करने में मजा आएगा यार, थोड़ा सा टाइम दे दो बस। ठीक है, तो एनुअली में हम समझ गए ना, आर वैसे ही एन वैसे ही। अब हाफ ईयरली मतलब पूरे साल को हाफ कर दिया, पूरे साल को क्या कर दिया, पूरे साल को हाफ कर दिया। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल पर लग रहा था वो हाफ कर दिया गया। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, टाइम को आप डबल कर दोगे, क्योंकि अब आपने पूरे टाइम को कितने पार्ट में तोड़ लिया, 2 पार्ट में। आप 6 मंथ का पूरा एक पार्ट मान रहे हो। ठीक है, तो 6 और 6 12 मंथ हो गए ना, तो मतलब 2 पार्ट में आपके हो गए, पूरा एक साल आपका 2 पार्ट में बढ़ गया। तो पूरे साल के इंटरेस्ट को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब आर की वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर दोगे और टाइम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। टाइम आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा डबल और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ हो जाएगा। इतना आप समझ लो, एक टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, कंपाउंड एनुअली में आपको सेम रख देना है, हाफ ईयरली में आप क्या करोगे, एक चीज दिमाग में रखना, हाफ ईयरली में क्या करोगे, हाफ कर दोगे। ठीक है, किसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और अगर इधर पे डिवाइड करा रहे हो तो इधर पे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, क्वार्टरली, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर, क्वार्टर वर्ड तो आपने सुना होगा, नहीं वो क्वार्टर नहीं। ठीक है, क्वार्टर मतलब किसी भी पार्ट का चौथा हिस्सा। जब किसी भी पार्ट के प्रॉपर 4 हिस्से करो, ठीक है, किसी भी पार्ट के प्रॉपर 4 हिस्से करो तो उसका जो एक पार्ट होता है वो आपका कहलाता है क्वार्टर। अब पूरे साल में तो 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने को कैसे डिवाइड किया जाए, 4 इक्वल पार्ट में 4 से डिवाइड करा दो। 12 में 4 से डिवाइड मतलब 3। बात समझ आ रही है ना, क्वार्टरली मतलब पूरे साल का चौथा हिस्सा। तो क्वार्टर में हमने डिवाइड करा दिया, मतलब जो भी हमारे पास पूरा क्वार्टर एक साल था उसको आपने डिवाइड करा दिया 4 से। ठीक है, तो आपका 3 मंथ आ गया। तो क्वार्टर का मतलब 3। अगर आपको क्वार्टरली दी हुई है तो क्वार्टर का मतलब हो गया 4 और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करा दिया। अब जो इधर डिवाइड जाएगा टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n हो गया। ठीक है, मंथली, मंथली का मतलब क्या हो गया, एक साल में कितने महीने, 12। देयर आर 12 मंथ्स इन पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो मंथली में आपको क्या करना है, रेट को 12 से डिवाइड करा देना है और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो टेबल बहुत सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखिए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप जिसका डिवाइड कराओगे टाइम में उसी का मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, एक बार फटाफट रैंडम समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, एनुअली में सेम रखना है, हाफ ईयरली में आप क्या करोगे, हाफ कर दोगे रेट को। अगर रेट को हाफ कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करा रहे हो, और 2 से डिवाइड करा रहे हो इसका मतलब टाइम में 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वार्टर में आप क्या कर रहे हो, क्वार्टर, क्वार्टर समझ गए ना, 4 से डिवाइड करा रहे हो। ठीक है, क्वार्टर का मतलब 4 से डिवाइड करा रहे हो। हाँ, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, क्वार्टर का मतलब 4 से डिवाइड कराना। ठीक है, आपने इसको 4 से डिवाइड कराया तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करा दो। अब मंथली, मंथली में क्या करना है, 12 से डिवाइड करा दो। अब मंथली में 12 से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कराया तो 12 से टाइम को मल्टीप्लाई करा दो। ये सिचुएशन आपको रखनी है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की हेल्प से। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बताना है। ठीक है, ऑन दिस 10,000 पर बताना है, जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है वो तो आपका P हो गया। ठीक है, 2 ईयर, 2 ईयर मतलब टाइम, टाइम इसमें चला गया 2 ईयर में, मतलब ये हो गया आपकी N की वैल्यू। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आता है परसेंटेज में, तो ये हो गया आपका R। ठीक है, और आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात है, पर एनम कंपाउंड एनुअली लग रहा है, दैट मीन कि पहला वाला काम कर जाएगा। ठीक है, एनुअल में क्या करना होता है, जो दिया है वही रख दो, कॉपी पेस्ट कर दो। चलिए करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर N। ठीक है, अब पहले अमाउंट निकालेंगे और फिर हमें CI पता करना है। तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट को क्या करोगे आप CI वाले फॉर्मूले में रख दोगे। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट आ जाए उसमें से
आप प्रिंसिपल को माइनस कर देना, सीआई आ जाएगा आपके पास। सीआई का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर सीआई की फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा। ये देखते हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू P कितना हो गया आपके पास 10,000, 1 प्लस R कितना था, R में कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे अब आप, क्योंकि कंपाउंड एनुअली दिया हुआ है और यहां पर भी एनुअली में कुछ नहीं करते, कॉपी पेस्ट कर दो। R कितना दिया गया था 10 अपॉन 100, N कितना था 2 ईयर, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप इधर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 10 हो गया, ऊपर कितना हो गया 1 का डिवाइड 10 में 10 और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 और 10 का डिवाइड 10 में 1 और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 1 पावर 2 कितना हो गया ये इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 10 की पावर 2, तो 10,000 और इसको आप 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, मतलब इधर आपका आ गया 11 इंटू 11 और इधर 100 का और मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 11 इंटू 11 इंटू 100, तो 11 इंटू 11 हो गया हमारे पास 121 और 00, ये आ गया आपके पास क्या अमाउंट। अब अमाउंट आ गया, अब आपको सीआई फाइंड करना था, सीआई के फॉर्मूले में गए A माइनस पी, ए आपका था 12,100 माइनस प्रिंसिपल आपका था 10,000, तो आपने 12,100 से आपने प्रिंसिपल माइनस कर दिया, आपके पास आ गया सीआई। बात समझ में आई? कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे ना, ठीक है। तो इस तरह से आपने फाइंड करा, ना आपने रेट में कोई चेंज करा, ना आपने एन में कोई चेंज करा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका हाफ ईयरली। 2 क्वेश्चन आपको इधर करा देंगे, फिर थोड़ी सी हैंडमेड पीपीटी एडिट करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और करा देंगे, ठीक है। तो आपके टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो भी कंफ्यूजन थे वो आपके इन 4 से 5 क्वेश्चन से सारे के सारे हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक खास बात कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुछ नहीं करना होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं आगे भी उसको वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सीआई। यहां भी बेटा सीआई फाइंड करना है, कितने रुपए पे 10,000 पे, यहां पे भी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर 1 ईयर के लिए, 1 ईयर क्या हो गया आपके पास, 1 ईयर आपके पास हो गया क्या एन हो गया, दैट मीन टाइम, ठीक है। 1 ईयर आपके पास हो गया, एन मतलब टाइम, 10% यहां भी लगा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट माने लेकिन, तो वॉट माने क्या, वॉट माने ये क्वेश्चन, ठीक है। वॉट माने ये क्वेश्चन मतलब पर एनम, ठीक है। पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, जिसका डर था वही हुआ, बट डरने की बात नहीं है, ठीक है। हाफ ईयरली, ठीक है। अब हाफ ईयरली में आपको क्या करना है, रेट को आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, इतना अपडेट कर लोगे, फिर आप फॉर्मूले में से इंपुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। परेशान होने की बात नहीं। चलो देखते हैं प्रिंसिपल कितना था इसके लिए, सॉल्यूशन प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपीज, ठीक है। और एन कितना था आपके पास, एन था आपके पास 1 ईयर, ठीक है। और रेट कितना था, रेट था आपके पास 10%, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एन में क्या करना है, एन में आप देखो ध्यान से, एन में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 में 2 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया 2n, मतलब 1 में आपने 2 का मल्टीप्लाई करो तो हो गया आपका 2, और 10% मतलब 10 में आपका डिवाइड कर दिया आपने 2 से, कितना हो गया 5, या गया 5%। मतलब अब आप जहां पर n रखोगे वहां पर आप 2 रखोगे, ठीक है, और जहां पर रेट रखोगे वहां पर आप रखोगे 5, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपने कंपाउंड का फॉर्मूला लगा दिया, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, सब कुछ सेम वही करना है, सिर्फ प्रॉब्लम थी आपके R और n में, जो कि मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। P की जगह आपने रखा 10,000, 1 प्लस R की जगह आपने वैल्यू पुट करी कितनी 5 अपॉन 100, और n की जगह आपने रख दिया 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना हो गया 10,000। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है, 20 और 20 का डिवाइड 1 का डिवाइड 20 में 20, तो ऊपर हो गया 20 प्लस 1 पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया 10,000 21 अपॉन 20, और इसको 2 टाइम्स आप लिख सकते हो,
ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसको कैलकुलेट अगर आप कर लोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आपके पास आ जाएगा अमाउंट आपके पास आ चुका है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है सीआई का, तो जो भी आपके पास अमाउंट आया है उस अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सीआई की। बात समझ में आ गई, ठीक है। मुझे इन क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चंस पे और मेहनत करने वाला हूं, ठीक है, जो आपका क्वार्टरली और मंथली आपका क्वेश्चन क्लियर कर देगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्वार्टरली एंड मंथली के क्वेश्चंस, ठीक है, कि इंटरेस्ट क्वार्टरली एंड मंथली में होता है तो कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सीआई ऑन ₹20,000, ठीक है, फॉर 1 ईयर। अब जो 20,000 रुपीज प्रिंसिपल हो गया, 1 ईयर मतलब हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया, जो कि एन से डिनोट करते हैं। 8% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जो कि आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, पर एनम। और यहां पर एक चीज ध्यान देना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली लग रहा है, ठीक है। अब क्वार्टरली में क्या करना है कि रेट को 4 से डिवाइड करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इतना प्रिपेयर कर लेंगे फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 20,000 रुपीज, एन हो गया हमारे पास कितना 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8। एन में आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1 × 4 = 4। और रेट में क्या करना है, 8% था, 8 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे। दैट मीन अगर आप 8 को 4 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आंसर आता है 2%, ठीक है, 4 × 2 = 8। और अब आपके पास फॉर्मूला आपने पुट कर दिया, A = B(1 + R/100⁴n। आपको सब कुछ पता है, आप पुट कर लोगे P की जगह 20,000, 1 की प्लेस पे 1, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2%, ठीक है। अब आप R ये वाला नहीं रखोगे, अब आप अपडेटेड R रखोगे, दैट मीन 2। और N की वैल्यू अब आप 1 नहीं रखोगे, अब आप रखोगे 4। कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा अमाउंट। चलो भैया अमाउंट आ गया, सीआई के फॉर्मूले में रख दो, सीआई = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो भी आपका अमाउंट यहाँ कैलकुलेट करने पर आएगा वो अमाउंट, और प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता ही है 20,000, माइनस कर दीजिए, सीआई आपके पास आ जाएगा। सीआई निकालने में दिक्कत नहीं है यार, दिक्कत है अमाउंट निकालने में, और अमाउंट निकालने में भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है क्वार्टरली मंथली ये समझने में, और जो कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो यार तुम, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, तो समझते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फाइंड द सीआई, ठीक है, आपको मैं सेमी बेसिस क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी क्या करनी है, आपके पास एक बुक होती है आर.डी. शर्मा, ठीक है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, आपको बुक उठानी है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से करनी है। प्रिसाइज बोले तो बहुत ही, मतलब एक एक चीज आपकी छूटनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है और एक्सरसाइज की तरफ आपको रन करना है। पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं, एग्जाम्पल से आपको प्रॉब्लम फेस समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस की प्रॉब्लम कैसे फेस करनी है, फिर आपको एक्सरसाइज में जाना है। जनरली पता है बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डायरेक्ट उठाया और करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मत करिए कभी, पहले आप उसका प्रॉपर, उसका मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, पहले उसकी समरी को रिकॉग्नाइज करिए। पहले किसी भी चैप्टर की समरी को पढ़िए, ठीक है, उसके फॉर्मूलों को पढ़िए, फॉर्मूलों को समझिए, देन आफ्टर उसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए, आफ्टर ऑल उसके क्वेश्चंस पर आइए, देन एक्सरसाइज पर आइए, ठीक है। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला रीड करा, फट से एक्सरसाइज पे पहुंच गया, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा उड़ा दिया, खत्म, कुछ नहीं समझ में आएगा। आप एग्जाम में तो नंबर ला सकते हो, बट सच में आपको चैप्टर समझ में नहीं आया, आपने रट्टाफिकेशन करा। और मैथ रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट ही नहीं है। आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले फॉर्मूले करने हैं आपको, उस चैप्टर को समझना है, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस को लर्न करना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज पर आइए ना। मोस्ट वेलकम है, बहुत सारी किताबें आप लगाना तो स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। मैथमेटिक्स का कोई शॉर्टकट आपके पास नहीं है, ना आया है ना आएगा। टेक्नोलॉजी कितनी भी हाई हो जाए, ठीक है, आपको अपने ब्रेन का यूज करना पड़ेगा और समझ के ही आप चीजों को कर सकते हो। मैथ्स में रट्टाफिकेशन नाम की कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। सीआई पता करना है, 500 आपका प्रिंसिपल है, 1 ईयर आपका टाइम है, रेट आपका 12% है, कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल सेम हो गया आपका 5000, ठीक है। रेट आपका दिया हुआ है कितना, पहले टाइम दिया है 1 ईयर, और रेट आपका दिया हुआ है 12। रेट को क्या करना है, 12 से डिवाइड कर दोगे आप, 12 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1%।
और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम को आ जाएगा 12। बस उठा के इसको अमाउंट के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। इसको कैलकुलेट आप कर लोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आपके पास आ चुका है। कैलकुलेशन बहुत फास्ट है आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं फास्ट है तो फास्ट करनी है, क्योंकि आप बिना कैलकुलेशन के मैथमेटिक्स में आगे जाना आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो भी आगे चल के एग्जाम्स देंगे उसमें टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे आपकी अगर डिमांड नहीं है, आपकी पावर नहीं है, तो आप उस पर काम करिए ना। और काम कैसे? सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से सब हो जाना है। आप टारगेट बनाइए, ठीक है। आपने टारगेट बनाना है कि यार मुझे मंथ में यार 10 रजिस्टर्स फिनिश करने हैं। अब कैसे फिनिश होने? क्या फाड़ के फेंक देने? अरे नहीं, फाड़ के नहीं फेंक देने। आप कुछ मत करिए यार, आप जहां पर भी पढ़ रहे हो ना वहां पर यार एक टाइम टेबल लगाइए, ठीक है। और मुझे पता है टाइम टेबल किसी का फॉलो नहीं होता है, आपका भी फॉलो नहीं हो पाएगा, बट टाइम टेबल पे इतना आप जरूर लिखिए कि यार मुझे मंथ में, ठीक है, मुझे मंथ में 4 रजिस्टर फिनिश करने हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे मोटे मोटे रजिस्टर खरीदिए और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो रजिस्टर्स आपके खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। आपने 10 से 5 पैकेट पेन ला करके रख ली, रजिस्टर्स ला करके रख ली सामने अलमीरा में। अब आप जब पढ़ने जा रहे हो ना, बार बार उन पर नजर पड़ रही है, यार मैंने क्यों खरीदे थे, यार मैंने क्यों खरीदे? मैंने इनको खरीदा था फिनिश करने के लिए, और मैथ की इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि ये रजिस्टर्स खत्म हो जाने चाहिए। और वो रजिस्टर्स खत्म होने का मतलब है कि आपकी जो स्टडी है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर चल रही है, ठीक है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स की, ठीक है। जहां प्रॉब्लम आती है टीचर की हेल्प लीजिए, बट प्रैक्टिस करना बंद मत करिए। प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स का धुरंधर बना सकती है। तो चलिए, अमाउंट आपने यहां से फाइंड कर लिया। अब आपको पता करना है CI, फॉर्मूला लगा दिया A माइनस P, अब आपके पास आ गया CI। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है, ठीक है। अब ऐसे ही आप जिस भी वीडियो में, जिस भी प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी, मैं उस हर सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। उस हर टॉपिक की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो पर ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।